मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के साथ मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। यह स्वशासन के लिए 1922 के अंत में 1923 के प्रारंभ में स्थापित हुई थी। स्वशासन के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1922 के अंत में और 1923 के प्रारंभ में। स्थापना के समय प्राथमिक लक्ष्य 1923 में नए केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना था। तो इसके संस्थापक स्वराज पार्टी के कौन है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है। तो उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे और यह पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मुद्दे पर केंद्रित है। और उर्जित पटेल जिनके शासन में नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के टाइम पे आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे और इन्होंने दिसंबर 2018 में आरबीआई से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया था। और नोटबंदी किस समय लगी थी? 2017 में लगी थी। और उर्जित पटेल की यह किताब जुलाई 2020 के अंत तक जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत को निम्नलिखित में से किसके निर्यात से सर्वाधिक मूल्य प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शोधित पेट्रोलियम। और इस टाइम वर्तमान में भी शोधित पेट्रोलियम से ही भारत को सर्वाधिक मूल्य प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल है? जायद की फसल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तरबूज। जायद की फसल में तरबूज, ककड़ी, खरबूजा ये सब आती हैं। गेहूं रबी की फसल है और कपास और चावल ये दोनों खरीफ की फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तरबूज। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म अंततः दो भागों हीनयान और महायान में बट गया, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो यह कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कश्मीर। टोटल 4 बौद्ध परिषद हुई थी, तो ये चौथे नंबर की बौद्ध परिषद थी जो कि कश्मीर में आयोजित की गई थी। चौथी बौद्ध परिषद के दौरान बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित किया गया था। 72 ईस्वी में कनिष्क के संरक्षण में परिषद की बैठक कश्मीर के कुंडलवन में हुई। तो कनिष्क के समय हुई थी चौथी बौद्ध परिषद 7200 ईस्वी में। हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षाओं का पालन करता था और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था, जबकि महायान बुद्ध की सर्वज्ञता और मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितनी बीमा कवर की धनराशि उपलब्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 लाख। इस पॉलिसी के तहत किसी दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा की राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है। मृत्यु अथवा पूर्णतः विकलांगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती है। तो इसके तहत मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक तौर पर अगर अपंग होता है तो 1 लाख रुपए बीमा राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, असम। कामाख्या देवी मंदिर देश की प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह गुवाहाटी असम में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती की योनि इस स्थान पर गिरी थी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो उनका संबंध है ऑप्शन नंबर 4, कथक। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। उन्हें नृत्य के लिए पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम कथक शास्त्रीय नृत्य है, ऐसे शास्त्रीय नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहला है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दूसरा है कथक जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तीसरा है कथकली जो कि केरल से संबंधित है। चौथा है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पांचवा है उड़ीसी जो कि उड़ीसा से संबंधित है। छठा है सत्रिया जो कि असम से संबंधित है। सातवां है मणिपुरी जो कि मणिपुर से संबंधित है और आठवां है मोहिनी अट्टम जो कि केरल से संबंधित है। इन शास्त्रीय नृत्य में से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में, तो आप इन 8 अच्छे से और इनसे जो रिलेटेड राज्य हैं वो अच्छे से याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक यूपी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक विधायी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें 403 हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 हैं और यूपी उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा सीटें 31 हैं। तो हमसे पूछा गया था सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस राज्य में है, तो वो है यूपी 403।
और सबसे कम विधानसभा सीटें पुडुचेरी की है, जहां पर विधानसभा सीटें 30 हैं, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर हम राज्यों में बात करते हैं तो सबसे कम विधानसभा सीटें सिक्किम की है, जो कि 32 है। क्वेश्चन नंबर 10, लोक चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उड़ीसा। पटचित्र चित्रकला का एक पारंपरिक रूप है जो उड़ीसा पश्चिम बंगाल में 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यह कपड़ा आधारित चित्रकला का एक रंगीन जीवित रूप है जो मंदिरों, हिंदू देवताओं और पौराणिक कथाओं को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक की जीवन शैली या धर्म स्थापित किया था? तो वो किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर 2, अकबर। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समृद्ध धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखतः हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। तो दीन ए इलाही जो धर्म था जो स्थापित अकबर द्वारा किया गया था 1582 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों ने चार्ल्स रैंड और चार्ल्स आरेस्ट की हत्या के आरोप में निम्नलिखित में से किन्हें फांसी की सजा दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर 2, चापेकर बंधुओं को। पुणे के लोगों द्वारा वहन किए जाने वाले अन्याय को समाप्त करने के लिए चापेकर भाइयों ने 22 जून 1897 को रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आरेस्ट को गोली मार दी थी, जिस कारण चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस गायक को पहली बार प्रदान किया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। इनका पूरा नाम मदुरै सन्मुखवदीवई सुब्बुलक्ष्मी है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी मदुरै तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार थी। क्वेश्चन नंबर 14, संघनन जल चक्र की एक प्रक्रिया है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, इसे ही संघनन कहते हैं। और वाष्प अवस्था जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में वाष्प अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है, तो वाष्प सीधे जब ठोस में परिवर्तित होती है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में द्रव अवस्था ठोस अवस्था में जब द्रव ठोस में चेंज होती है तो उसको हिमकरण या जमना या फ्रीजिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में जो ठोस अवस्था जो सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही है उसे संलयन या गलन या द्रवण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 3, किसी राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं होते, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये तीनों ऑप्शन गलत है कि राज्यपाल किसी राज्य की विधान परिषद को भंग करता है, ये गलत है क्योंकि विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2, किसी राज्य की विधान परिषद 5 साल बाद भंग हो जाती है। जब विधान परिषद भंग नहीं होती है तो ये 5 साल हो चाहे 6 साल हो चाहे 10 साल हो वो भंग नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4, किसी राज्य की विधान परिषद 6 वर्ष बाद भंग हो जाती है, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, किसी राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 16, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 3, 34। एक मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी 33 न्यायाधीश रहेंगे, तो 1 + 33 = 34। तो टोटल 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। प्रेजेंट में भी इनकी संख्या यही है, 34। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्होंने 9 नवंबर 2022 से भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार ने फरवरी 2019 में इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संजय सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 18, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बीएचयू अधिनियम 1915 के तहत 1916 में की गई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। वो 1999 से लेकर 1938 तक बीएचयू के कुलपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 19, जल चक्र के दौरान पादपों का कौन सा भाग वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो इसका आंसर होगा पत्तियां। ऑप्शन नंबर 4, पत्तियां। जल चक्र के दौरान पत्तियां वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। पौधे मिट्टी से पानी अवशोषित करते हैं। पानी जड़ों से तनों के माध्यम से पत्तियों तक जाता है। एक बार जब पानी पत्तियों तक पहुंच जाता है तो इसका कुछ भाग पत्तियों से वाष्पित हो जाता है, जिससे हवा में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। पौधे की पत्तियों के माध्यम से वाष्पीकरण की प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कथनों को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आरबीआई को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा मुद्रा विनिमय अधिनियम हेतु वैधानिक शर्तें प्रदान की गई थी। तो किसके द्वारा?
1947 आरबीआई के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 द्वारा मुद्रा विनियम नियंत्रण हेतु वैधानिक संकेत प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाना निर्धारित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बर्मिंघम। राष्ट्रीय मंडल खेल जो नेक्स्ट होने वाला है उसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के आरंभिक संस्करण की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी टीम बनी थी? जो आईपीएल जो फर्स्ट हुआ था उसकी विजेता टीम थी राजस्थान रॉयल्स, और वर्तमान 2023 में आईपीएल का 16वां संस्करण हुआ था और उसकी विजेता बनी थी चेन्नई सुपर किंग्स। क्वेश्चन नंबर 24, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड अमृतसर। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़े महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिलाओं का खिताब निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब महिलाओं में सोफिया केनिन ने जीता। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में बेलारूस की अरीना सबालेंका ने एलिना रिबाकिना को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता कौन है? एलिना सबालेंका। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी बोलते हैं किस तिथि को लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 जुलाई 2017 को। क्वेश्चन नंबर 27, सिखों के वे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुरु अंगद। गुरु अंगद में से दूसरे थे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि के वर्तमान स्वरूप नंबर फर्स्ट 1 जुलाई 2017 को। क्वेश्चन नंबर 27, सिखों के वे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुरु अंगद। गुरु अंगद देव सिख धर्म के 10 मानव रूप गुरुओं में से दूसरे थे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि के वर्तमान स्वरूप का आविष्कार किया। यह पंजाबी भाषा लिखने का माध्यम बन गया जिसमें गुरुओं के वचन व्यक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत की एफडीआई नीति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इक्विटी में 100% एफडीआई की अनुमति नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापारी को 100% एफडीआई की अनुमति नहीं है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? झांसी। ऑप्शन नंबर थर्ड झांसी। कृषि अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना 8 मई 1988 को झांसी में की गई थी। कब की गई थी? 8 मई 1988। कहाँ पर? झांसी में। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत काम करता है। यह केंद्र उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है और झांसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और इसे कृषि वानिकी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका नाम बदलकर ICAR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, जलभृत क्या होता है? तो जलभृत ऑप्शन नंबर 2 जल स्तर के नीचे संतृप्त परिक्षेत्र होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31, 9 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस देश ने AP-STAR 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चीन। क्वेश्चन नंबर 32, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाना निर्धारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पेरिस। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो नेक्स्ट ईयर होने वाले 2024 में उसका आयोजन पेरिस में होंगे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? तो दक्षिणी भारत में कौन कौन से राज्य होते हैं? पांड्य राजवंश ये भी दक्षिण भारत का है, चोल राजवंश ये भी दक्षिण भारत का है और चेर राजवंश ये भी दक्षिण भारत का है। तो चौहान राजवंश जो कि उत्तर भारत का है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चौहान राजवंश। थोड़ा चौहान राजवंश के बारे में पढ़ लेते हैं। इस राजवंश के संस्थापक राजा वसुदेव चौहान माने जाते हैं। इतिहासविदों का मत है कि चौहान वंशीय जयपुर के सांबर तालाब के समीप में, पुष्कर प्रदेश में और आमेर नगर में निवास करते थे। वे उत्तर भारत में विस्तृत रूप से फैले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की मैनपुरी बिजनौर जिले में अथवा निमराना राजस्थान में बहुधा निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कपड़े पर हस्त चित्रकारी की पारंपरिक कला
कलमकारी की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। कलमकारी की 3000 साल पुरानी कला है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रचलित है। यह एक लोकप्रिय कला रूप है जिसमें हाथ और ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग वर्णनात्मक स्क्रॉल और पैनल बनाने के लिए किया जाता है। कलमकारी में केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जिसमें 23 चरण शामिल होते हैं। कुछ राज्यों की प्रसिद्ध चित्रकला जैसे कि पिथौरा चित्रकला वो गुजरात राज्य की फेमस है, मधुबनी चित्रकला वो बिहार राज्य की फेमस है और उत्तर प्रदेश की फिलौर चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की एक चोटी नहीं है? तो धौलागिरी, कंचनजंगा और मकारू ये तीनों हिमालय की चोटियां हैं, लेकिन माउंट कोयोगू ये हिमालय की चोटी नहीं है। माउंट कोयोगू दक्षिण अंडमान द्वीप की उच्चतम बिंदु है, न कि हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 36, ऊर्जा का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल, ऑप्शन नंबर 2 जूल। तो बाकी न्यूटन बल का होता है, अश्व शक्ति शक्ति का होता है और किलोवाट विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1 जुलाई 1862 को फोर्ट विलियम में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के रूप में की गई थी। बनारस पीकॉक उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव हैं। क्वेश्चन नंबर 38, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को निम्नलिखित में से किस स्थान से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, साबरमती से। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से नमक मार्च की शुरुआत की थी। नमक मार्च, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक कर के विरुद्ध महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 39, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक सचिन तेंदुलकर है, ऑप्शन नंबर 1 सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की एक आत्मकथा का नाम है। यह पुस्तक 5 नवंबर 2014 को प्रकाशित हुई थी और गैर फिक्शन और फिक्शन दोनों श्रेणियों में सबसे अधिक बिकने वाली वयस्क हार्डबैक का रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गोवा। क्वेश्चन नंबर 41, एंथ्रेक्स के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लुई पास्चर ने एंथ्रेक्स के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 42, रबी की फसलों की कटाई प्राय कब होती है? तो रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है और मार्च जून के मध्य में काट ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मार्च जून। क्वेश्चन नंबर 43, किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश देश के साथ लगती है। बाकी कौन कौन से देश कितनी कितनी लगती है वो देख लेते हैं। भारत की थल सीमा, जो कि स्थल सीमा बोलते हैं, कि कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो कुल 7 देशों से लगती है। इसके अलावा 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है, जिसे तटीय सीमा बोलते हैं। भारत सरकार के मुताबिक ये 7 देश हैं। बांग्लादेश, जिससे भारत की सीमा 4,096.7 किलोमीटर लगती है। दूसरा नंबर पे आता है चीन, जिससे 3,488 किलोमीटर लगती है। तीसरे पर पाकिस्तान, जिससे 3,323 किलोमीटर लगती है। चौथे पे नेपाल, जिससे 1,751 लगती है। पांचवे पे म्यांमार, जिससे 1,643 किलोमीटर लगती है। छठे पे भूटान, जिससे 699 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है, जो कि 106 किलोमीटर लगती है। क्वेश्चन नंबर 44, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार अल्फाबेट के सह संस्थापक लैरी पेज को पीछे छोड़ते हुए 14 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से कौन दुनिया के छठे सबसे धनवान व्यक्ति बन गए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम संख्या में सीटें आवंटित की गई हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या में सीटें आवंटित उत्तर प्रदेश में की गई हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 31 राज्यसभा सदस्य हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे बिहार। महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16 है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? तो आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण निम्नलिखित में से कितनी पारिवारिक आय वाले सामान्य व्यक्तियों को देने का प्रावधान किया गया है? तो जिन परिवारों की आय 8 लाख या उससे कम है, उन्हीं को ही ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 8 लाख। क्वेश्चन नंबर 48, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है?
तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला है सिक्किम, और जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय विदेशी मुद्रा ने पहली बार कब 400 बिलियन डॉलर के स्तर को पार कर लिया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सितंबर 2017 में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ने 400 बिलियन डॉलर का स्तर पार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 50, तुलनी महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो जो तुलनी महोत्सव है उसका आयोजन नागालैंड राज्य में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड राइट आंसर। अब रीजनिंग वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, सामान्य रूप से ज्ञात तत्वों पर ध्यान न देते हुए निम्न अंकित कथनों को पढ़ें और फिर दी गई 4 विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों का सही निरूपण करता है। तो फर्स्ट कथन है सभी ताले चाबियां हैं। दूसरा है कुछ चाबियां दरवाजे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमें बोला हुआ है कि सभी जो लॉक हैं वो चाबियां हैं, तो चाबियों के अंदर सारे लॉक आ जाएंगे, ये हमारी चाबियां हो गई। लेकिन दूसरा कथन ये बोलता है कि कुछ चाबियां दरवाजे हैं, तो कुछ चाबियां हम लेंगे नहीं कि लॉक, तो ये हमारी कुछ चाबियां ले ली तो वो दरवाजे हैं, तो ये दरवाजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो एक वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पासे में सबसे सिंपल सा नियम है कि एक के जो साथ में जो अंक दिए हुए हैं वो उसके विपरीत में नहीं होंगे। तो हम इन 3 पासे में 2 में 1 दिया हुआ है और उनके साथ में पहले पासे में 1 के साथ 3 और 2 दिया हुआ है, तो 1 के अपोजिट 3 और 2 नहीं हो सकते। ऐसे सेकंड पासे में 1 के साथ में 5 दिया हुआ है, तो 5 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता, तो 1 के अपोजिट 3 2 5 तो हो ही नहीं सकते। अब बच्चे कौन से हमारे पास बचे, एक तो 6 बचा और एक हमारे पास बचा 4 बचा। अब 4 और 6 में हम देखेंगे कि जो 6 है उसके साथ में 5 और 2 आ रहा है, तो 1 के साथ में 2 और 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 के अपोजिट 6 आएगा नहीं कि 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी विकल्प आकृति निम्न अंकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट में और सेकंड में क्या डिफरेंस है, कि जो ये त्रिभुज है ये यहाँ पे चला गया, बाकी सब सेम है। और फर्स्ट में और थर्ड में हम देखेंगे कि जो यहाँ पर ये सर्किल है ये सर्किल चला गया, यहाँ पे आ गया। अब फोर्थ में हम देखेंगे सर्किल के बाद क्या आ गया, जो ये हमारा समचतुर्भुज है तो ये आ गया। तो एक के बाद एक जाते जा रहे हैं ऊपर की साइड को, तो इसमें नेक्स्ट वाले में ये चला जाएगा तो ये यहाँ पे आ गया। अब इससे नेक्स्ट वाला क्या होगा, इससे नेक्स्ट वाला ये होगा कि ये जो चाय का सा कप है ये भी इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। तो इंजीनियर, प्लेयर्स और पोएट्स में क्या संबंध हो सकते हैं? तो कुछ लोग इंजीनियर भी होते हैं, तो कुछ खिलाड़ी भी, कुछ पोएट्स भी, कुछ में दोनों गुण होते हैं, किसी में तीनों गुण होते हैं। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इंजीनियर वो खिलाड़ी भी हो सकता है, वो कवि भी हो सकता है साथ में, जो कवि है वो साथ में खिलाड़ी भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी के पास एक क्वालिटी हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 510। 576 से 384 का वही संबंध है जो 765 का 510 से होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न अंकित 4 आकृतियों में से 3 में एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। अब इसमें हम देखेंगे असंगत क्या है। इसमें जो ऊपर का ये फर्स्ट है, जो ये वाला नीचे का जो ये डंडा है ये एकदम 90 डिग्री एंगल पर है, यहाँ पर ये कोई से भी 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में दोनों साइड को किसी भी साइड 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो इस पैटर्न को फॉलो करेगी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी विकल्प आकृति निम्न अंकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ये हो रहा है कि तीर के निशान एक कोने पे नहीं आएंगे, तीर का निशान 30 डिग्री कोण पे घूम रहा है, और जो बाहर का तीर का निशान है वो 90 डिग्री कोण पे घूम रहा है। तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? तो 5, 13, 22, 40, 83, 175, 348 में के बाद जो संख्या आएगी वो 642 आएगी। वो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी कि 5 और 13 में जो डिफरेंस है, 13, 22 इनमें से जो सब में डिफरेंस है, तो डिफरेंस के बाद भी फिर एक और उन दोनों जो डिफरेंस वाली संख्या होती है उनमें भी एक डिफरेंस होता है जो कि इक्वल होता है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो जो इसका 348 का जो राइट आंसर आएगा वो 642 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दर्पण में जब इसको हम रखेंगे तो दर्पण का नियम होता है कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखता है, दायां का बायां, बायां का दायां, नहीं कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिखेगा। तो इसमें जो हम दर्पण रखेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। वो कैसे आएगा? वो देखते हैं कि जब यहाँ पर दर्पण होगा तो सबसे पहले वाई की इमेज बनेगी, तो वाई की दायां बायां सेम होता है, तो सेम का सेम बनेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ इसमें हमको वाई नहीं दिया हुआ है स्टार्ट में, तो ये तो गलत हो गई। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो टी सही बन रहा है क्योंकि उसका लेफ्ट और राइट सेम होता है, आई भी सही बन रहा है, आर भी ऑप्शन नंबर 2 और 3 में सही बन रहा है। लेकिन आर के बाद क्या आएगा? ई आएगा, जबकि नीचे क्या दिया है ऑप्शन नंबर 3 में? पी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी कैंसिल हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 कि इनमें से जो फर्स्ट और सेकंड में संबंध है वो ही थर्ड और फोर्थ में होगा। जॉर्डन और अमन में क्या संबंध है? जॉर्डन की राजधानी अमन है, तो कतर की राजधानी क्या होगी? तो कतर की राजधानी होगी दोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, एक विशिष्ट दिन में पवन और श्रेयस ने सप्तांत पिकनिक पर स्थान ए से स्थान बी जाने का निर्णय लिया। स्थान बी तक जाने के लिए पवन 11 बजे सुबह 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकला। उसी दिन श्रेयस भी स्थान बी के लिए 11:30 बजे सुबह निकला। श्रेयस किस चाल से चले कि वह पवन को 4 घंटे में पकड़ सके? तो श्रेयस को 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 81। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत विकल्प का चयन करें। तो यथाष्ट, अतिशय, विपुल, ये तीनों बहुत अधिक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन दुष्प्राप्य है तो ये किसी को कठिन प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दुष्प्राप्य। क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। तो ए और बी में संबंध ये है कि जो ए में जो तीर का निशान है वो डंडे के साइड वाले युग में जो डंडा है उस पर जाके सेट हो गया है। तो ऐसे सी और डी में हो जाएगा, ये वाला निशान है, ये डंडे के साइड में, डंडा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये ऐसा बनेगा और डंडा इधर आ जाएगा। जो डंडे पे जो ये निशान है ये इस डंडे के साइड में नीचे की साइड को आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में ये है वो राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये हमको दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए इन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाग और माइनस को आपस में एक्सचेंज करने पर 49 से इक्वल आ जाएगा, जैसे कि चित्र में दिया हुआ है। भाग और माइनस को चेंज करेंगे तो समीकरण जो बनेगी वो 36 × 15 प्लस 784 भागित 16 माइनस 45 × 12 इक्वल टू 49 बनेगी। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 36 × 15 करेंगे तो 540 आएगा, प्लस 784 में जो हम डिवाइड 16 का करेंगे तो 49 आएगा, फिर माइनस, फिर 45 × 12 करते हैं तो 540 बनता है। क्योंकि ये हम बॉडोमास नियम से पहले भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर प्लस माइनस ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 540 प्लस के 540 माइनस के तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा 49, जो कि जो हमारा राइट हैंड साइड को 49 है उसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारी समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न दी गई समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। तो जो संबंध 11, 28 और 143 में वही संबंध 13, 34 और 173 में बैठेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 13, 34, 173 ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो जो इस पैटर्न को पूर्ण करेगी वो आकृति 4 करेगी। आप इसको रख के देख सकते हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो जो ये दी गई आकृति है वो हमको ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 में ये यहाँ पर नजर आ रही है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? तो जो श्रेणी है वो है 17, 20, 36, 71, 135, 236, 380। 380 के बाद जो संख्या आएगी वो 577 आएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 577।
क्वेश्चन नंबर 20, उस बॉक्स का चयन कीजिए जो कागज की दी गई सीट को मोड़कर बनाए गए बॉक्स के समान होगा। तो इसमें जो बॉक्स जो बनेगा वो हम इसमें एक एक करके आराम से सेट करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस बॉक्स को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले 1 3 के अपोजिट होगा तो 1 और 3 एक फ्रेम में नहीं आएंगे, और 2 जो कॉमन रहेगा वो 4 और 5 ये आपस में अपोजिट रहेंगे, तो 4 और 5 एक फ्रेम में नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 वैसे ही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि 3 और 4 एक साथ दिए हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक है, एक ब्लैक अपोजिट आएगा दूसरा अपोजिट, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक कागज को निम्न अंकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज को खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा। तो जब इस कागज को हम ऐसे मोड़ के और काटेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 3 जैसा दिखाई देगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये हम घर पे प्रैक्टिकल भी करके एक कागज को लेके काट के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न अंकित 4 आकृतियों में से 3 में एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे कि जो फर्स्ट सेकंड को फोर्थ है उसमें जो हमारा तीर का निशान है, एरो का निशान है, और जो हमारे गोल पॉइंट का निशान है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में जो एरो का निशान है, ये एरो का निशान है, और ये जो पॉइंट का निशान है ये आपस में अपोजिट है। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन में एरो का निशान और पॉइंट का निशान एक ही डायरेक्शन में, जैसे इसमें सेकंड नंबर में, फोर्थ नंबर में, ऐसे ही फर्स्ट नंबर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23, यदि केबल्स को 720 के रूप में और वेबिनार को 819 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो मैंडोलिन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि केबल्स को 720 कैसे लिखा गया है, तो कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है वो देख लेते हैं। सबसे हम पहले केबल्स में जो अल्फाबेट हैं उनके क्रम से जमा देते हैं, कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है। तो C 3 पे आता है, A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, L 12 पे आता है, E 5 पे आता है, S 19 पे आता है। अब हम जो अल्फाबेट के जो नंबर है उनको 27 से माइनस करेंगे, तो 27 को 3 में से माइनस करेंगे तो 24 आएगा, 1 को 27 में से माइनस करेंगे तो 26 आएगा, 27 में से 2 जाएगा तो 25, 27 में से 12 जाएगा तो 15, 27 में से 5 जाएगा तो 22, और ऐसे ही 27 में 19 जाएगा तो 8। अब जो नीचे जो हमारे डिजिट प्राप्त हुए हैं उनको हम ऐड कर देंगे, 24 प्लस 26 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 8 जो होंगे 120, और 120 को हम इंटू 6 करेंगे। 6 क्यों करेंगे, क्योंकि अल्फाबेट इसमें 6 हैं, तो जितने अल्फाबेट होंगे उससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो 720। ऐसे ही पैटर्न वेबिनार में फॉलो हो रहा है। हम देख सकते हैं वेबिनार में जो ऊपर है वो उसकी क्रम संख्या है, किस नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, और उसको हम 27 से माइनस करेंगे तो 27 माइनस 23 4, ऐसे ही माइनस करके नीचे के डिजिट प्राप्त हो जाएंगे। उनको जब हम ऐड करेंगे तो 117 आएगा, और 117 इंटू 7, क्योंकि वेबिनार में 7 अल्फाबेट है, तो जितना अल्फाबेट उतने से मल्टीप्लाई, तो 117 इंटू 7 बराबर 819। ऐसे ही हमको किसका निकालना है, मैंडोलिन का निकालना है। तो इसमें M 13 पे, A 1 पे, N 14 पे, D 4 पे, O 15 पे, L 12 पे, I 9 पे, N 14 पे। तो 27 से माइनस करेंगे तो नीचे वाले डिजिट प्राप्त हो जाएंगे, जिनको हम ऐड करेंगे 14 प्लस 26 प्लस 13 प्लस 23 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 13, तो वो 134 हो जाएंगे। जो कि इसमें 8 अल्फाबेट है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1072 आंसर प्राप्त होगा, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति हमको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नजर आ रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमको आकृति यहाँ पे नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 25, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति डी से वही संबंध है जो आकृति ए का आकृति बी से है। तो हम इसमें देखेंगे आकृति ए से आकृति बी का क्या संबंध है। तो इसमें नजर आ रहा है कि जो ऊपर वाले 2 आकृतियां हैं ये आपस में, जो ऊपर वाली 2 आकृतियां हैं वो नीचे आ गई हैं एक दूसरे के नीचे, यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये आपस में ऊपर जाके एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए। ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया। अब जो डी हमको दिया हुआ है तो सी निकालना है, तो हमको उल्टा रिवर्स करना पड़ेगा। जो हमारे जो नीचे वाले ये हैं तो ये ऑलरेडी ऊपर रहेंगे, तो ये जैसे नीचे है वैसे वैसे ऊपर हो जाएंगे, और जो ऊपर वाले हैं ये एक दूसरे नीचे आके एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब मैथ्स के सवालों की बात करते हैं, जो कि 15 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक पंखा 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 50 की कमी हो जाए तो लाभ में 5% की वृद्धि हो जाती है। पंखे का मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मूल क्रय मूल्य जो इसका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 250 आएगा। वो कैसे आएगा वो देख लेते हैं। माने क्रय मूल्य 100 रुपए है, लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20%, 120/100 इंटू x, तो 1.2x विक्रय मूल्य हो गया। अब प्रश्न अनुसार हमको दिया हुआ है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी हो जाती है, तो नया क्रय मूल्य क्या हो जाता है x - 50। ऐसे विक्रय मूल्य नया क्या हो जाएगा 1.2x - 50।
तो लाभ में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो जो लाभ जो होगा वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू जो टोटल लाभ हुआ है उसके इक्वल हो जाएगा। तो 1.2x माइनस 50 माइनस जो नया क्रय मूल्य वो x माइनस 50 बराबर जो हमारे क्रय मूल्य पर लाभ निकालना है, टोटल पहले 20% का लाभ हो रहा था, अब 5% का लाभ और इंक्रीज हो गया है, तो नया लाभ कितना हो रहा है 25%, तो x माइनस 50 का 25%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा जो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 250 आएगी, जो कि हमारा मूल क्रय मूल्य है। अतः आंसर इसका हो जाएगा 250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2, 18,000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो 1.5 वर्ष में जो प्राप्त होगा वो मिश्र धन होगा 20,837.25। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कैसा होगा देख लेते हैं। हमको धनराशि दी हुई है 18,000 रुपये, दर 10% और समय 1.5 वर्ष। पर चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो दर हाफ हो जाती है और समय दुगुना हो जाता है। तो दर 10% का 5% हो गया, समय 1.5 वर्ष है तो दुगुनी 3 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि अब हम जानते हैं मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय होता है। तो मूलधन हमको 18,000 दिया हुआ है, 1 प्लस दर हमारी 5%, 5 बटे 100 और समय 3 वर्ष की पावर 3। अब इसको हम जो कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 20,837.25 रुपये आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक छात्र अपने 5 मित्रों ए बी सी डी ई में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में लड्डू वितरित करता है तो उसके पास लड्डुओं की कुल संख्या कितनी है न्यूनतम। तो जो इसके आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 599 आएगा। वो कैसे आएगा वो देख लेते हैं। इसमें सीधा सा है कि जो हमको अनुपात दिए हैं पहले हम उसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 420 आएगा। जब इसको एलसीएम 420 आने पर 2 से हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो जो इसका ऊपर 210 प्लस 140 प्लस 105 प्लस 84 प्लस 60 जब इनको ऐड करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो 599 आएगा। तो न्यूनतम लड्डुओं की संख्या 599 होगी। क्वेश्चन नंबर 4, एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सीता ने 30% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 300। कैसे वो देख लेते हैं। जब राधा 20% अंक प्राप्त करती है तो उसको जो उत्तीर्ण मार्क्स है उससे 10 नंबर कम मिलते हैं, जबकि सीता 30% प्राप्त करती है तो उत्तीर्ण अंक से 20 नंबर ज्यादा होते हैं। तो अब इसमें 20 और 30% का जो डिफरेंस है वो 10% है। ये 10% वो किसके बराबर है, 10 यहाँ से 10 और 20 30 अंक के बराबर। तो 10% किसके बराबर हो गया, 10 प्लस 20 30 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो गया, 3 के। तो 100% किसके बराबर हो गया, 300 के। तो परीक्षा का जो पूर्णांक था वो 300 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी एकांतर दिनों में ए और सी की सहायता लेता है तो वह उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 दिनों में होगा। सबसे पहले हम इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। एक दिन में ए की क्षमता 1/10 हो जाएगी, बी की 1/12, सी की 1/15। अब तीनों की एक दिन की क्षमता क्या होगी, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/4। तो ये तीनों जो एक दिन की क्षमता होगी 1/4। अब प्रथम दिन बी अकेला कार्य करेगा तो उसका कार्य कितना करेगा एक दिन में, 1/12। तो बचा कार्य कितना, 1 माइनस 1/12, तो 11/12 अब कार्य बचा। अब दूसरे दिन वो बी है जो ए और सी की हेल्प लेता है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कार्य करते हैं 1/4। तो दूसरे दिन में 1/4 कार्य कंप्लीट हो जाएगा 11/12 का। तो बचा कार्य कितना, 11/12 माइनस 1/4 बराबर 8/12, ये कट जाएगा तो 2/3। अब 2/3 कार्य बचा। 2 दिन में कितना कंप्लीट हो गया, 1/3 और बचा कितना, 2/3। अब इस प्रकार अब 2/3 को तीसरे दिन बी फिर से अकेला कार्य करेगा तो तीसरा दिन 1/12 कंप्लीट हो जाएगा। तो 2/3 माइनस 1/12। चौथे दिन फिर तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो माइनस 1/4। पांचवें दिन फिर बी अकेले करेगा तो माइनस 1/12। छठे दिन तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो माइनस 1/4। तो जब इसको माइनस करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा, तो मतलब कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो कितने दिन लगे, 6 दिन लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार एक वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य पर 12% की आरंभिक छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 18% की छूट देता है। यदि अंतिम बिक्री मूल्य 19,844 है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य आएगा 27,500 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 कैसे आएगा वो देख लेते हैं। माना अंकित मूल्य x मान लिया, छूट हमारी 12% और 18% है। तो हम जानते हैं कि बिक्री मूल्य क्या आएगा, अंकित मूल्य पर जो छूट दी है, छूट देने के बाद जो मूल्य बचता है वो बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य हमको दिया है 19,844 बराबर अंकित मूल्य हमने मान लिया x, छूट कितने की दी है 88/100 इंटू 82/100। क्यों, क्योंकि पहले 12% की छूट दी है फिर 18% की। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके वो 27,500 आ जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 27,500। क्वेश्चन नंबर 7, एक कार चालक ने एक निश्चित दूरी को किसी चाल से तय की। यदि वह सामान्य चाल से 10 किलोमीटर पर आवर की तेज से चाल से चलता है तो वह दूरी तय करने में 55 मिनट कम समय लगता है। यदि वह सामान्य चाल से 8 किलोमीटर पर आवर की धीमी चाल से चलता तो उसे वह दूरी तय करने में 55 मिनट अधिक समय लगता।
उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। इस फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं। पहले हम जो हमारी चाल है वो 10 किलोमीटर अधिक हो जाएगी तो टाइम 15 मिनट कम हो जाएगा, जो इक्वल होगा जब 8 किलोमीटर धीमी चाल हो जाए तो दूसरे समीकरण में हमारी जो हमारी चाल है वो 8 किलोमीटर कम हो जाएगी और समय 15 मिनट अधिक हो जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा हमारी दूरी, तो दूरी दोनों की सेम है तो समीकरण इक्वल होके एस चाल और टाइम आ जाएगा। तो जो दूरी आएगी वो आएगी 660 किलोमीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 660। क्वेश्चन नंबर 8, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 397, 435 और 5424 को विभाजित करने पर इनमें से 6, 10 और 14 शेषफल बचता है। तो हम इनको प्रत्येक संख्या भाग देकर देख लेंगे। तो 17 जो नंबर आएगा वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 17, क्योंकि 17 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इनमें से 6, 10 और 14 शेषफल बचेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयताकार बक्से के लिए एक बिंदु पर मिलने वाले 3 सन्निकट पृष्ठों के क्षेत्रफल का गुणनफल कितना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है सीधा फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई की स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, 4/5 भागे 3/10 और 4/9 माइनस 4/5 इंटू 1 सही 1/9 भागे 8/15 माइनस 3/4 प्लस 3/4 भागे 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान आएगा ये बॉडोमास नियम से पहले हम भाग फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस ऐसे कैलकुलेट करके जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 61/12। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, एक बल्लेबाज ने 114 रन बनाए जिनमें 5 चौके और 9 छक्के शामिल है। उसने कुल रनों में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के मध्य दौड़कर बनाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 35 सही 4/57। कैसे वो देख लेते हैं। क्योंकि उसने हमारे 5 तो टोटल रन कितने हो गए 5 इंटू 4 बराबर 20, छक्के मारे 9 तो 9 इंटू 6 बराबर 54। तो उसने टोटल 14 रन बाउंड्री से बना लिए और जो विकेटों के बीच में दौड़ के बनाए वो कितने बनाए 114 माइनस 74 बराबर 40। तो 40 रन विकेट के बीच दौड़ के बनाए। तो ये कितना परसेंट हो गया टोटल रनों का 40/114 इंटू 100 बराबर 35 सही 5/57%। क्वेश्चन नंबर 12, एक आयताकार चादर को 2 बराबर भागों में मोड़ने पर उसकी भुजाओं के एक समूह के प्रत्येक मोड़े गए भाग के लिए उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर होता है और जब इसे उसकी भुजाओं के दूसरे समूह पर मोड़ा जाता है तो परिमाप 45 सेंटीमीटर होता है। उस चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उस चादर का क्षेत्रफल आएगा 162, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। इसका कैसे है वो देख लेते हैं। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन इसमें जो परिमाप लगेगा क्योंकि ये एक बार भुजा की साइड से फोल्ड हो रहा है एक बार चौड़ाई की साइड से, तो इसमें जो लंबाई हाफ हो जाएगी। तो 2 गुना L/2 प्लस B इक्वल टू 36। 36 हमको परिमाप पहली कंडीशन दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो L+2B बराबर 36, L बराबर 36 माइनस 2B, ये हमारे फर्स्ट समीकरण हो गए। ऐसे हमारी दूसरी शर्त है उसमें चौड़ाई हाफ हो जाती है तो 2 गुना L+B/2 बराबर 45, तो 2L+B बराबर 45। तो फर्स्ट और सेकंड हम L की वैल्यू सेकंड समीकरण में रख देंगे। तो 2 इंटू L कितने 36 माइनस 2B प्लस B बराबर 45। जब इसको सॉल्व करेंगे तो B चौड़ाई आ जाएगी 9 और लंबाई आ जाएगी 18। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं L गुना B होता है का, तो 18 इंटू 9 बराबर 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, एक परिवार में दादा दादी माता पिता और 2 पोता पोती हैं। दादा दादी की औसत आयु 69 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 39 वर्ष है और पोता पोते की औसत आयु 9 वर्ष है। पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 39, ऑप्शन नंबर 3। कैसे वो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि हमको दादा दादी की औसत आयु 69 वर्ष दी है तो दोनों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी 69 इंटू 2 बराबर 138। ऐसे ही माता पिता की 39 इंटू 2 बराबर 78, ऐसे पोता पोते की 9 वर्ष औसत, तो कुल आयु 9 इंटू 2 बराबर 18। अब हम ये 6 सदस्यों की टोटल आयु निकाल लेते हैं। तो 6 सदस्यों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी 138 प्लस 78 प्लस 18। क्योंकि हमको अब औसत निकालना है टोटल परिवार की, तो सदस्य टोटल 6 तो डिवाइड 6, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 39 वर्ष। तो पूरे परिवार की औसत आयु आएगा 39 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, 8000 की धनराशि के लिए 12 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की ब्याज दर पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 5760। वो कैसे वो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हमको धनराशि 8000 समय 6 वर्ष दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। जो अब दर हमको 12 पैसे प्रति रुपये दिया हुआ है, जबकि हमारी दर होती है वो सैकड़े पे होती है 100 रुपये पे होती है। तो 1 रुपये पर 12 पैसे मिल रहे हैं, तो 100 रुपये में कितने मिलेंगे 1200 पैसे। तो 100 रुपये 1200 पैसे को जो हम कन्वर्ट रुपये में करेंगे तो 12 रुपये, तो 12 रुपये प्रति 100 रुपये आ जाएगा। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ब्याज बराबर 8000 इंटू 12 इंटू 6 बटे 100 इक्वल टू 5760 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक संख्या के 1/5 भाग के 1/4 भाग का 1/3 भाग 18 है तो उस संख्या का 3/10 भाग कितना होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 324। वो कैसे, वो थोड़ा देख लेते हैं। माना बेस संख्या x है तो x का 1/5 भाग इंटू 1/4 भाग इंटू 1/3 भाग इसके बराबर है 18 के। तो x की जो वैल्यू आई वो 1080 आ जाएगी। अब इस 1080 को 3/10 भाग हमको निकालना है, तो 1080 इंटू 3/10 बराबर 324 आंसर आ जाएगा। अब हम कंप्यूटर सेक्शन की बात कर लेते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य सेल एड्रेस है? तो इसमें जो मान्य सेल एड्रेस होगा वो ऑप्शन नंबर AB5 होता है, क्योंकि पहले हमारे कॉलम जो होते हैं वो हमारे अल्फाबेट में होते हैं और उसके बाद जो रो होते हैं वो नंबर्स में होते हैं। तो सबसे पहले अल्फाबेट्स आते हैं, फिर नंबर्स आते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जब आप किसी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल की अंतिम सेल में कर्सर को रखते हैं और टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ तो टेबल के अंत में एक नई पंक्ति जोड़ दी जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टेबल के अंत में एक नई पंक्ति जोड़ दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसमें चेन किया जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? तो सबसे छोटा फॉन्ट साइज होगा 8, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज होगा 72। क्वेश्चन नंबर 4, एमएस एक्सेल में किसी सेल में की गई एडिटिंग को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? तो एस्केप कुंजी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्रोम ब्राउजर की अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट Ctrl+9 दबा के हम शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? इक्वल टू सम 2 की पावर 3 1 माइनस 2/2। तो अब हमको 2 की पावर 3 क्या आएगा? 8 आएगा, और 1 माइनस 2/2 तो 1 2 में से 2 को भाग जाएगा तो 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। तो 8 प्लस 0 इक्वल टू 8। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 8। क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड में टेक्स्ट लाइन को बाई मार्जिन पर ले जाने के लिए कौन से इंडेंट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेफ्ट इंडेंट का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, केबल के माध्यम से इंटरनेट प्राप्त करने के लिए एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका मॉडेम के फुल फॉर्म होते हैं मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। आंसर नंबर 5 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन, एमएस वर्ड में एक टेबल में 31 से अधिक स्तंभ नहीं हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, अधिकतम स्तंभ 63 हो सकते हैं। दूसरा कथन, एमएस वर्ड में एक टेबल में 255 से अधिक पंक्तियां नहीं हो सकती, तो 255 से अधिक पंक्तियां इसमें फिक्स नहीं होती हैं, कितनी भी पंक्तियां हो सकती हैं, लेकिन स्तंभ 63 होते हैं मैक्सिमम। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विंडो खोलता है? तो ऑप्शन नंबर 2 Ctrl+D शॉर्टकट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको अभी इसकी पीडीएफ चाहिए